मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। ऋषु ज्योतिष में आपका स्वागत। दर्शकों, ऋषु ज्योतिष समय समय पर आपका मार्गदर्शन करता रहा है। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। ऋषु ज्योतिष आपके द्वारा दी हुई जो आपको परेशानी आ रही है उसको मद्देनजर रखते हुए आप ही की कुंडली का विश्लेषण बनाता है। जरूरत है आपको कमेंट्स बॉक्स में लिखने की, जरूरत है ऋषि ज्योतिष से जुड़ने के लिए। मैंने आपको बता दिया कि आपको एक दो प्रॉब्लम जो ऐसी आ रही है उसका आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, डिटेल लिखिए। मैं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूंगा और जैसे जैसे नंबर आता जाएगा वीडियो बनाता रहूंगा। आपका भी मार्गदर्शन होगा और दूसरों का भी मार्गदर्शन होगा। मैं कुंडली में कोई नाम नहीं लिखता हूं, सिर्फ जन्म तारीख ही लिखता हूं, लेकिन आपको सब कुछ देना होगा। तारीख भी देनी होगी, समय भी देना होगा, कहां पर पैदा हुए वो सब देना होगा, परेशानी भी बतानी होगी। दर्शकों, जैसा मैं हमेशा बताता हूं, ये कुंडली के 12 भाव हैं। ये लगन का भाव है। लगन और लग्नेश जिस जातक की कुंडली है वो उसका प्रतिनिधि करता है। और लगन और लग्नेश पीड़ित है तो समझो वो जातक पीड़ित है। लगन और लग्नेश शुभ प्रभाव में तो जातक वो शुभ प्रभाव में है। द्वितीय भाव वाणी और धन का, कुटुंब का, दानी आंख का भाव है। तीसरा भाव परकाम का, चौथा भाव मकान का, सुख का भाव है, माता का भाव है। पंचम भाव विवेक बुद्धि का, संतान का भाव है। छठा भाव रोग शत्रु दुर्घटना का भाव है, ऋण का भाव है। सप्तम भाव जीवन साथी का भाव है, रोजगार का भाव है। अष्टम भाव कष्ट का और मृत्यु का भाव है। नवम भाव भाग्य का भाव है, धर्म का भाव है। दसम भाव कोई भी काम आप जो करें उसमें व्यवसाय में प्रतिष्ठा का भाव है और पिता के सुख का भाव है। एकादश भाव आमदनी का भाव है, भाई बड़े भाई का और सोसाइटी का भाव है। सब प्रकार की इच्छाओं पूर्ति का भाव है। द्वादश भाव खर्च का भाव है, किसी प्रकार का दंड का भाव है, विदेश का भी भाव है और कोर्ट कचहरी का भी भाव है। ये मोटे तौर पर इनका प्रभाव रहा। आज क्या हम बात करेंगे दामिनी योग। दामिनी योग जिस कुंडली में होता है वह परोपकारी होता है, धनी होता है, विद्वान होता है, परंतु जब अशुभ प्रभाव मिल जाता है तो उसका पूर्ण शुभ नहीं मिलता। दामिनी योग की क्या परिभाषा प्राशर जी ने बताई है कि दामिनी योग में किसी भी भाव में, आपके ये किसी भी भाव में 7 प्रमुख ग्रह यानी राहु केतु को छोड़ करके किसी भी भाव में 6 भावों में हो तो दामिनी योग माना जाता है। दामिनी योग में परोपकारी होता है, अच्छे मार्ग से वो धन कमाने वाला होता है और अर्जित करता है, धनी भी होता है, विख्यात भी होता है और विद्वान भी होता है। मतलब सब प्रकार से उसको मान सम्मान मिल जाता है दामिनी योग में। दूसरा है दसम भाव। आपका कुंडली से किसी भी लगन की कुंडली हो, यहां पर जो राशि आई है वो दसम भाव की राशि है। अगर दसम भाव का स्वामी दसम भाव में ही हो तो व्यवसाय में 4 चांद लगा देता है, सम्मान की समृद्धि की कोई कमी नहीं रहती। तीसरा हम बात करेंगे कर्क राशि। आपकी कुंडली में कर्क राशि अगर कहीं भी पीड़ित हो तो उससे संबंधित रोगों की आशंका रहती है। अब विचार करते हैं। जातक का जन्म 27 अगस्त 1986 कृष्ण पक्ष 8 रोहिणी चरण 1 बुधवार को हुआ। रोहिणी चरण की योनि सर्प है और जिसकी सर्प योनि होती है, ऐसा माना गया है कि जातक को पूर्व जन्म में सांप ने काट लिया था और मृत्यु हो गई और इस जन्म में बिना विष के पैदा हुआ है, उसको काल सर्प दोष माना जाता है। जन्म के समय पर वृश्चिक लगन हुआ, लगन के 29 डिग्री अंश है। लगन में शनि 19 डिग्री लेकर के विराजमान है। वहीं पर मंगल लग्नेश 19 डिग्री लेकर विराजमान द्वितीय भाव में है। गुरु चतुर्थ भाव में कुंभ राशि में 26 डिग्री लेकर विराजमान है। वहीं पर पंचम भाव में मीन राशि में राहु 29 डिग्री लेकर विराजमान है और सप्तम भाव में उच्च राशि में चंद्रमा 10 डिग्री लेकर विराजमान है। दसम भाव में सूर्य सिंह राशि का स्वामी है, सूर्य ग्रहों का राजा है, स्वयं विद्वान है, सूर्य स्वयं सरकार है और दसम भाव भी सरकार है। साथ में बुध 005 डिग्री के बिल्कुल अस्त मृत अवस्था में बुध है, बुध का कोई योगदान नहीं। एकादश भाव में कन्या राशि में शुक्र नीच राशि में 26 डिग्री, वहीं पर केतु 29 डिग्री लेकर के विराजमान है। गुरु की महादशा 7/6/2021 से 7/6/23-37 तक चल रही है। गुरु पूर्वाद्वा नक्षत्र में क्षेम दशा है। क्षेम दशा अचीवमेंट वाली बात होती है। 10 को आपकी कुंडली में आप ध्यान से देखना, किसी भी कुंडली का यहां पर उदय अंश कितने हैं, क्योंकि कुछ लगन ऐसे होते हैं जो कि शुरू का समय करीब 12 मिनट का यानी करीब 4 डिग्री का, शुरू के अगर 4 डिग्री 3-4 डिग्री 5 डिग्री
थोड़ा सा एरर मान लो, अगर अंश है तो लगन घंटांत हो सकता है। और कुछ राशियां ऐसी है अंतिम की चार डिग्रियां। ज्योतिष में आधी घटी बोला गया है, एक घटी 24 मिनट की होती है और आधी घटी 12 मिनट की होती है। और यह 30 डिग्री की एक राशि है, 30 डिग्री 2 घंटे में करीब होती है, तो एक अंश 4 मिनट में चला जाता है। तो आधी घटी 12 मिनट की होती है, तो 12 मिनट में 3 डिग्री चला जाता है। अगर अंतिम में 27 के बाद में 30 तक का है और वह लगन घंटांत है, तो गणमूल नक्षत्र की तरह माना जाता है। कौन कौन सी राशियों में लगन घंटांत होता है? अगर आपका मेष लगन यहां पर है, यहां पर मेष लगन है, तो उसके प्रारंभिक में, मेष लगन में जब प्रारंभिक में लगन उदय होता है तो 3-4 डिग्री तक लगन गंडांश माना जाता है। सिंह लगन में भी आरंभ में 3-4 डिग्री हो तो लगन गंडांश माना जाता है। और धनु लगन में भी आरंभ में भी तो 3-4 डिग्री तक लगन गंडांत माना जाता है। वहीं पर दूसरी तरफ करक लगन में अंतिम डिग्री यानी 27 के बाद में, ऐसा मान के सोचो 27 से 30 तक हो तो वह लगन घंटांत माना जाता है। वृश्चिक राशि में अंतिम 27 के बाद, जैसे ये वृश्चिक राशि है और इसके 16 मिनट हैं, तो यह लगन घंटांत है, ये गंडमूल की माफिक अशुभ है वृश्चिक लगन में। उस दूसरे मीन लगन में भी अंतिम के 27 डिग्री के बाद में वो लगन घंटांत माना जाता है। तो मैंने शुरू का और अंत का ये आपको मैंने बता दिया। तो जातक का जन्म लगन घंटांत में हुआ, ये गंडमूल नक्षत्र की माना जाता है। प्रॉब्लम आती है, परेशानी आती है, इसकी भी शांति होती है, शांति करा लेनी चाहिए। दर्शकों, जातक का जन्म वृश्चिक लगन में हुआ। वृश्चिक लगन के स्वामी मंगल देव हैं और मंगल सेनापति हैं। उनका स्वभाव थोड़ा सा उग्र हो सकता है क्योंकि वो सेनापति की राशि है। विपरीत बात को वो हजम नहीं कर सकते, भड़क सकते हैं। इनकी जान पहचान का क्षेत्र थोड़ा सा लंबा होता है। धर्म के प्रति इनका लगाव थोड़ा सा कम होता है। द्वितीय भाव में लग्नेश है। साधारण तौर पर आपकी राशि जो यहां है वह अगर द्वितीय भाव में है, साधारण तौर पर सभी के लिए, तो साहसी होगा, राजा की माफिक ऐश्वर्यशाली होगा और उसकी अच्छी आयु होगी, परिवार का अच्छा सुख मिलेगा। लेकिन वृश्चिक लगन में परेशानी क्या आ गई है, इसकी मूल त्रिकोण राशि छठे भाव में है। मंगल जहां लग्नेश है वहां छठे भाव का भी स्वामी है। छठे भाव का स्वामी जहां पर भी दृष्टिपात करेगा वह अशुभ प्रभाव भी अपना देगा। तो यहां पर मंगल लग्नेश होते हुए छठे भाव का भी स्वामी है, उसको नेत्रों में रोग होंगे, परिवार के सुख में थोड़ी सी कमी की बात आएगी, धन का अभाव सा बना ऐसा महसूस होगा और अधिकांश धन उसका रोगों में खर्च हो जाएगा। फिर भी वह धन प्राप्ति के लिए अग्रसर रहेगा और परिश्रम करेगा, उसके स्वास्थ्य में कमी आएगी। या मंगल का भाव, मंगल चतुर्दृष्टि से यहां पर पंचम भाव को देख रहा है। शिक्षा संतान में थोड़ी सी छठे भाव का स्वामी होते हुए त्रुटिपूर्ण प्रभाव देगा। अष्टम दृष्टि सप्तम दृष्टि यहां पर देख रहा है मंगल, लग्नेश भी है तो आयु अच्छी होगी। मंगल अष्टम दृष्टि से यहां पर कर्क राशि को नवम भाव में देख रहा है, नीच दृष्टि से देख रहा है, कर्क राशि को पीड़ित कर रहा है और यहां पर अश्लेषा नक्षत्र में पीड़ित हो अश्लेषा नक्षत्र पीड़ित हो रहा है। अब बात करते हैं सूर्य की। दर्शकों, सूर्य ग्रहों का राजा है और सूर्य स्वयं सरकार है और दसम भाव का स्वामी और दसम भय ही है। जैसा मैंने पहले बताया कि अगर दसम भाव में हो तो व्यवसाय में लाभ मिलेगा, मान प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए प्रयत्न करता रहेगा और मान सम्मान मिलता ही है। परंतु यहां पर दिक्कत क्या हो गई है, सूर्य स्वयं सरकार तो है लेकिन सरकार ना होकर के सूर्य पीड़ित हो गया। शनि की दसम दृष्टि सूर्य पर है और इसलिए पितृदोष हो गया। सूर्य आत्मा का कारक है, सूर्य पिता का कारक है, सूर्य पीड़ित है, जातक की आत्मा पीड़ित है और यहां पर दसम भाव में सूर्य पीड़ित हो गया और शनि ने पीड़ित कर दिया, तो पूरा प्रभाव नहीं मिला। तो जैसे सरकार, जैसे सूर्य दिग्बली होता है दसम भाव में और अपनी राशि में है, ऐसे अगर पीड़ित ना हो तो ये ऐसे जातक बहुत ऊंचे पद पर जा सकते हैं, लेकिन सूर्य पीड़ित हो गया। बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा भाग्य भाव का स्वामी है और सप्तम भाव में है, उच्च राशि में है। जातक को स्त्री का सुख तो प्राप्त होगा परंतु स्वयं का स्वास्थ्य कमजोर होगा क्योंकि नीच दृष्टि से आप भाग देख रहा है। स्वयं का स्वास्थ्य कमजोर होगा
मानसिक दशा थोड़ी सी विचित्र होगी। विवाह होने के बाद उसकी तरक्की भी होगी और उसकी पत्नी उसके घर से थोड़े से बड़े घराने की ऐसा माना जाता है, ऐसे होगी। परंतु मानसिक तनावों में कमी नहीं होगी। अब बात करते हैं मंगल की, बुध की। बुध एकादश भाव का स्वामी और अष्टम भाव का स्वामी और 0 मृत अवस्था में बद है। बुध बिल्कुल प्रभावहीन है, कोई प्रभाव बुध का नहीं है। गुरु की बात करें, गुरु पंचम भाव का स्वामी और द्वितीय भाव का स्वामी या चतुर्थ भाव में है। माता के साथ मधुर व्यवहार नहीं होगा, कम होगा। भूमि मकान का सुख तो मिलेगा। विद्या संतान के पक्ष में कुछ कठिनाई सी महसूस होगी। पंचम दृष्टि से आयु के भाव को देख रहा है, अष्टम भाव को देख रहा है, आयु अच्छी होगी। सप्तम दृष्टि से व्यवसाय भाव को देख रहा है, व्यवसाय में चांद चांद लगेंगे। लेकिन सूर्य पीड़ित है, उस सूर्य का पीड़ित का दोष दूर नहीं कर सकता, क्योंकि सूर्य के 10 डिग्री है, गुरु के 26 डिग्री, 16 डिग्री का फर्क है। दूसरी तरफ शनि 19 में है, सूर्य 10 है, 9 डिग्री का फर्क है। शनि सूर्य से ज्यादा प्रभावी हो रहा है डिग्री के अंश में और लगन में बैठा हुआ है। नवम दृष्टि से गुरु द्वादश भाव को देख रहा है, खर्चे अनाप शनाप होंगे, खर्चे अधिक होंगे। अब बात करते हैं शुक्र की। दर्शकों, शुक्र द्वादश भाव का स्वामी है और सप्तम भाव का स्वामी है, दोनों स्थान भोग के हैं। एकादश भाव में नीच राशि में हो गया और केतु से पीड़ित हो गया। ऐसे जातक का दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी मधुरता की कमी होगी, कारण से कुछ भी हो। आय अनियमित होगी, जो कठिनाई उठाने के बाद आमदनी होगी, और व्यय के अनुपात में आमदनी कम पड़ जाती है। ऐसा भी हो सकता है कि पत्नी भी कहीं नौकरी करने वाली हो और व्यवसाय करने वाली हो, मतलब पत्नी की तरफ से भी धन की आमदनी हो सकती है। परंतु दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा अच्छा नहीं होगा, मधुरता की कमी होगी, चाहे कारण कुछ भी बने, क्योंकि ऐसी स्थितियां ऐसे बन जाती हैं, हस्बैंड वाइफ काफी दूर तक रहते हैं और हफ्ते में छुट्टियों में मिलना होता है, या और किसी कारण भी हो सकते हैं, कोई बीमारी भी हो सकती है। कहने का मतलब है उसको कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन में मधुरता की कमी का एहसास होगा, अवश्य होगा, चाहे कारण कुछ भी होने दो। शनि द्वितीय भाव का स्वामी है, तृतीय भाव का स्वामी और चतुर्थ भाव का स्वामी और लगन में है। शनि जातक को क्रोधी भी बनाता है, लेकिन उतना ही नरम भी बना देता है। साहसी होगा, पराक्रमी होगा, और इस कारण वह कई मुसीबतों में फंस भी जाता है अपने साहस की वजह से। शनि की तीसरी दृष्टि यहां पर रही है, पराक्रमी तो होगा। सप्तम दृष्टि से शनि यहां पर देख रहा है, दाम्पत्य सुख अच्छा मिलेगा, लेकिन दसम दृष्टि से सूर्य को पीड़ित हो रहा है, जैसे मैंने पहले बता दिया। तो पिता के साथ मधुर व्यवहार नहीं होंगे, पिता के सुख में कमी आएगी, और इस प्रतिष्ठा और सम्मान में कमी का कारण बनेगा। लेकिन फिर भी जातक सुखी रहेगा, कार्य व्यवसाय में वो प्रोग्रेस करता रहेगा, परिश्रम से ज्यादा होगा, उसको पीड़ित होने के नाते थोड़ा सा मिला, लेकिन जातक उसी से खुश अवश्य होगा। अब बात करते हैं राहु की। राहु पंचम भाव में है, मीन राशि में है। शिक्षा संतान के पक्ष में कोई ना कोई परेशानी या कठिनाई रहेगी, कुछ भी कारण हो सकते। पंचम दृष्टि से राहु नवम भाव को देख रहा, कर्क राशि को देख रहा, भाग्य में अवरोध आएंगे। सप्तम दृष्टि से राहु एकादश भाव को कन्या राशि में देख रहा है। अचानक लाभ होगा, लाभ अचानक होता रहेगा, और नवम दृष्टि से यहां पर लगन को देख रहा है, स्वास्थ्य खराब होगा। शनि भी अशुभ प्रभाव दे रहा है और राहु भी अशुभ प्रभाव दे रहा है, दो पाप ग्रहों का प्रभाव दे रहा है। यहां पर जातक का स्वास्थ्य कमजोर होगा, कुछ भी हो सकता है, आंखें कमजोर होंगी या और भी कुछ होगा, जैसे दशा आएगी तो सब ऐसा होता रहेगा। अब बात करते हैं केतु की। केतु एकादश भाव में है, एकादश भाव में केतु है। आमदनी में थोड़ी सी सफलता तो मिलती है, अचानक धन का लाभ होता रहता है। पंचम दृष्टि पराक्रम भाव को पराक्रम अधिक होता है। सप्तम दृष्टि यहां पर पंचम भाव को देख रहा, संतान शिक्षा में अवरोध आते हैं, कुछ ना कुछ परेशानी वाली बात बनती है। और सप्तम दृष्टि से यहां पर केतु सप्तम भाव को देख रहा है, स्त्री का सुख मिलता है। तो ऐसे जातक को ये मैंने आपको ग्रह का फल बताया। दामनी योग, परोपकारी सुमार्ग, धन से अर्जित करने वाला, धनी विख्यात, दामनी योग
7 ग्रह 6 भागों में, 1 2 3 4 5 6 भागों में समस्या हो गया। दाम्य योग अपने आप में संपूर्ण हो रहा है। 10वें दसम भाव में है, 10वें दसम भाव में है, अच्छा सम्मान होना चाहिए, होता है, लेकिन उसमें कटौती शनि ने काट दिया, सूर्य पीड़ित है, पितृदोष बन गया। कर्क राशि और अश्लेषा भाग्य का साथ नहीं, भाग्य पर राहु की अशुभ दृष्टि है, मंगल की अशुभ दृष्टि है, और यहां पर अश्लेषा नक्षत्र पीड़ित है। ऐसे जातक को खांसी, नजला, जुकाम, छाती से संबंधित कोई भी संक्रामक रोग हो सकता है, पाचन शक्ति खराब हो सकती है, विटामिन बी की भी कमी आ सकती है, ये रोगों की भरमार रहेगी। ऐसे जातक के साथ ऐसा रहेगा। दर्शकों, रोहिणी नक्षत्र है, रोहिणी नक्षत्र अपने आप में सर्प योनि है, तो काल सर्प योग माना जाता है। मैंने आज इस होनहार पुरुष की कुंडली में इतने अच्छा योग है, और उस पाप कुछ पीड़ित की वजह से उसको पूरा फल नहीं मिल रहा है, पूरा फल नहीं मिल रहा है। दशा अच्छी है, उस पूरा फल को लेने के लिए जातक को पितृदोष निवारण करना पड़ेगा। लगन पर शनि और राहु का प्रभाव है। मैं अपने अनुभव और शास्त्रों के अनुसार ये कह सकता हूं, मैंने बहुत देखा है ऐसी कुंडलियों में, इनका कोई भी पारिवारिक जीवात्मा अतृप्त योनि में है जिसकी मुक्ति नहीं हुई है, उसको नारायण बलि श्राद्ध करा करके सबसे पहले उसकी मुक्ति करा देनी चाहिए, और उसके बाद भागवती रतन लॉकेट मंगल का, गुरु का और चंद्रमा का गले में धारण करना चाहिए, तो इसको काफी चीजें हो जाएगी। और शुक्र के उपाय करें। शुक्र बहन है, बेटी है, मां है। शुक्र हर अपनी पत्नी की या दूसरी किसी भी स्त्री की इज्जत करनी चाहिए। शुक्र फल अच्छा देगा। सूर्य को विधिवत अर्घ देना चाहिए, बलवान रखना चाहिए, सूर्य बलवान है। आप सूर्य का भी रत्न धारण कर सकते हो, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दर्शकों, मैंने एक होनहार पुरुष है, उसमें अच्छे योग है, लेकिन पाप प्रभाव की वजह से वो पीड़ित हो गया, और उसके विश्लेषण करके आपका मैंने मार्गदर्शन किया। और वह ऐसा जातक थोड़ा उपाय करेगा तो और ऊपर उठेगा। जातक अपने उसी इन्वायरमेंट में खुश है, मिल तो रहा है, लेकिन कटौती काट करके मिल रहा है। दर्शकों, जैसा कि मैं हमेशा बताता हूं, ऋषि ज्योतिष नर्मदा जी के तट के नजदीक है, नर्मदेहर। यहाँ पर काल सर्प दोष, पितृदोष की पूजा की जाती है। जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। ऋषि ज्योतिष हाथ से पत्रिकाएं लिखता है, पूरा जीवन का सार निचोड़ देता। जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। ऋषि ज्योतिष कन्या भाव के लिए गुण मिलान बिना किसी शुल्क के आपकी राह आसान करने के लिए आपके पास भेजता है। जरूर है ऋषि ज्योतिष संपर्क करने के लिए। दर्शकों, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, और दूसरों को भी भेजें ताकि उनका भी मार्गदर्शन हो। आपको जो भी प्रॉब्लम आ रही है आप कमेंट्स बॉक्स में लिख दिए, जैसे ही आपका नंबर आएगा आपका वीडियो बना करके निःशुल्क आपका मार्गदर्शन किया जाएगा, और ताकि दूसरों का भी मार्गदर्शन हो। ये कहूंगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें, और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं है सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा भी मनोबल ऊंचा हो, मेरा भी मनोबल मजबूत हो, और इसी प्रकार मैं वास्तविक कुंडली बना करके आपका मार्गदर्शन करता रहूं। धन्यवाद।